नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित राय। इस समय पूरी दुनिया में चर्चा ट्रंप के टैरिफ की हो रही है। ट्रंप अपने टैरिफ के डंक से सबको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा वो डंक मार रहे हैं। 90 75 देशों को 90 दिन की मोहलत दी है, लेकिन चाइना के साथ किसी तरह की रियायत नहीं है, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर किसी मुल्क से है, तो वो चीन ही है और चीन के प्रति किसी तरह की रियायत की ही नहीं जा सकती है। हाँ, चीन के प्रति रियायत तभी हो सकती है कि जब चीन इस बात को समझे कि अमेरिका की इकोनॉमी को वो नुकसान नहीं करेगा और वो ऐसे फैसले करेगा जो अमेरिकन इकोनॉमी के इंटरेस्ट में होगा, तब तो कहीं बात बनेगी। इन सब के बीच रे डेलियो वो एक नाम है जो बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर हैं, बिलियनियर हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यूएस में ट्रंप की जो टैरिफ की पॉलिसी आई है और जिस तरीके से ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं, उससे रिसेशन का खतरा है और उन्हें रिसेशन नहीं बल्कि उससे बड़ा खतरा दिखाई देता है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि मंदी ही नहीं बल्कि मंदी से बड़ा खतरा। अब सवाल ये होता है कि रे डेलियो की बात पर भरोसा क्यों किया जाए? वो इसलिए भरोसा किया जाए कि वो फंड मैनेजर हैं, हेज फंड मैनेजर हैं, बिलियनियर हैं, या इस बात पे भरोसा किया जाए, इस वजह से भरोसा किया जाए कि 2007 से 2009 के बीच जो रिसेशन को देखा, यूएस में रिसेशन जो आया था, उसके बारे में प्रेडिक्ट किया था और ये कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है रिसेशन के दौर से गुजरने वाला है, जो कि सच भी साबित हुआ। इन्हीं सब विषय पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष कुमार हैं। मनीष, रे डेलियो की बात पर भरोसा क्यों किया जाए? उनको ऐसा क्यों लगता है कि रिसेशन सिर्फ रिसेशन नहीं है बल्कि खतरा उससे कहीं आगे का है, ज्यादा है? तो ललित जी देखिए, पिछले साल जिस समय अमेरिका पे जो कर्ज है वो $36 ट्रिलियन के आसपास जो है इसका आंकड़ा सामने आया था। उसके बाद से हुआ कि अमेरिका को देनदारी इस साल जो है करीब ठीक ठाक ब्याज पे जो है ब्याज उस पे चुकाना है। नहीं तो अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो खड़ा हो जाएगा। आपको याद होगा कि इससे बाइडेन सरकार भी सामना कर रही थी। बाइडेन सरकार हालांकि वो सत्ता से चली गई। ट्रंप जब से सत्ता में आए, उनके सामने भी यही सबसे बड़ी चुनौती थी कि अमेरिका में जो कर्ज का एक बड़ा भंडार खड़ा हो गया है उसको कैसे कम किया जाए। अब लेकिन ट्रंप जो कर्ज कम करने के लिए जो वो उन्होंने स्टेप उठाया उसमें एक और जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो तरीका अपनाया उसमें सबसे बड़ा उन्होंने जो अपना शस्त्र अस्त्र उसको वो आप कह लीजिए वो है टैरिफ। दुनिया भर के देशों पे टैरिफ लगा दिया, यानी दुनिया भर से जो चीजें आयात होके अमेरिका में आ रही थी उस पे उन्होंने भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। जैसा आपने ललित जी खुद बताया कि चीन पे टैरिफ लगाया। चीन पे 145% टैरिफ आज के तारीख में लगा हुआ है। भारत पे भी लगा था 26%। और हालांकि आप देखिए 2 तारीख को अपने अमेरिकन लिबरेशन डे का संज्ञा जो है डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था और उसी लिबरेशन डे काम के भीतर ट्रंप अपने उस कदम से रिट्रैक्ट कर गए और उन्होंने कहा कि हम 90 दिनों के लिए इसको हम फ्रीज करने जा रहे हैं, उसको हम लागू नहीं करेंगे। ट्रंप को भी एहसास हो गया, उनके भी जो सलाहकार हैं उन्होंने उनको सलाह दी कि ये आत्मघाती साबित हो सकता है। आप इसलिए आत्मघाती साबित हो सकता है कि आप जो कदम भी उठा रहे हैं अल्टीमेटली उसका खामियाजा दूसरे देश जो भुगतेंगे वो तो बाद में भुगतेंगे। आप अपने नागरिकों का नुकसान कर रहे हैं। आपके नागरिक जो है वो महंगाई से त्रस्त हो जाएंगे। जो दिनचर्या की जो चीजें अमेरिका में लोग इस्तेमाल करते हैं, आप वॉलमार्ट के अगर स्टोर में आप जाएं, आप वहां पे बड़े बड़े रिटेल कंपनियों के चेन में जाएं जहां पे लोग शॉपिंग करते हैं, फ्रोजन फूड से लेके अपने हर चीज भारत से आता है, वो मेक्सिको से आता है, वो कनाडा से आता है, अन्य देशों से आता है। और आप वही महंगी चीजें कर देंगे तो जनता तो त्रस्त हुई महंगाई की मार में। अब लेकिन आपने सवाल उठाया ब्रिज वाटर के जो मनीष, लेकिन एक सवाल ये नहीं है। ललित जी, मैं ये जोड़ रहा था कि आपने सवाल हाँ, उठाया ब्रिज वाटर के फाउंडर। जी हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। आप कंटिन्यू करिए। नहीं, मैं ये कह रहा था ललित जी कि
ब्रिज वाटर के फाउंडर रे डालियो ने जो ये कहा कि वो जो टर्मोइल है उसको लेके बेहद चिंतित है, और टैरिफ जो राष्ट्रपति ट्रंप ने जो अपनाया है रास्ता टैरिफ का, उनकी जो इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उससे पूरे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही खतरा नहीं है, पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को खतरा है। अगर डब्ल्यूटीओ कह रही है कि इससे ट्रेड 1% पूरी दुनिया का 1% ट्रेड घट जाएगा, ये तो रे डालियो के कहने से पहले जो है ये बयान डब्ल्यूटीओ का आ गया है। अब एकदम आईएमएफ की चीफ इसको लेके चिंता जता रही है। आईएमएफ जिसका हेडक्वार्टर आप समझिए यूएस में ही उसका हेडक्वार्टर है, वो आईएमएफ की चीफ भी है। तो अब डालियो कह रहे हैं ये केवल सिंपली रिसेशन, उन करंट रिसेशन से बड़ा खतरा उनको नजर आ रहा है। तो क्या खतरा हो सकता है ये तो उन्होंने उजागर नहीं किया, लेकिन जिस तरीके की वैश्विक स्थिति और वैश्विक जो इक्वेशन इन समय बन रहा है, और सबसे बड़ा इसमें क्या है कि दो जो दुनिया के सबसे बड़े जो इकोनॉमिक सुपर पावर है, अमेरिका और चाइना। आपको याद होगा कोल्ड वॉर का एरा का याद कर लीजिए, जब यूएस और यूएसएसआर जब उसका विघटन नहीं हुआ था, उस समय जब कोल्ड वॉर चलता था तो क्या दुनिया में स्थिति थी। आज के डेट में ट्रेड वॉर जो चल रहा है वो यूएस और चाइना के बीच में, इस पूरी दुनिया स्थित है, क्योंकि अभी भी कोविड के बाद जो दुनिया भर की यूरोप की अर्थव्यवस्था जो संकट के दौर में गुजरी, वो अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाई है। और उसके बाद ट्रंप का ये फैसला कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को चिंता में डाल रहा है। और वही बात ललित जी रे डालियो ने कहा है कि ये केवल रिसेशन तक सीमित नहीं है, उनको ये बड़ा खतरा नजर आता है यहाँ से। लेकिन मनीष, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि ट्रंप को ये बात जब वो कैंपेन कर रहे थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान, तो तभी से ये टैरिफ वॉल आप रहे थे कि जब आएंगे तो अमेरिकन इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए उनके पास एक हथियार है, और हथियार जो वो टैरिफ का है। लेकिन सवाल है कि क्या मतलब ट्रंप के आने के पहले जब बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन था जो, तो उस समय भी चाइनीज माल तो डंप अमेरिका में हो ही रहा था। भाई अल्टीमेटली क्या है कि ट्रंप को यही लगने लगा जो है कि सारे जो एमएसएमई सेक्टर में जहाँ पे अमेरिकन जो भागीदारी कम है और जो माल बाहर से आता है वो माल जो है अमेरिकन मार्केट में तो डंप ऑलरेडी हो ही रहा था जो है। तो आखिरकार ये ट्रंप मतलब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात नहीं समझ में आई कि हमारा जो मार्केट है वो डंप हो रहा है, चाइनीज माल से डंप हो रहा है और हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है। ये बात जो है ट्रंप को ही ये बात क्यों समझ में आई? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उनके इकोनॉमिक थिंक टैंक नहीं थे और वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि ये ट्रेड जिस तरीके से फैसिलिटेट हो रहा है वो कहीं ना कहीं वो चाइना की तरफ झुका हुआ है। तो लेकिन ये कि ट्रंप ने बार बार, जिसमें आप ट्रंप के जो 3 शिल्पकार हैं टैरिफ के, पीटर नेवारो, स्कॉट बेसेंट और रूटनिक, ये 3 की टीम बनी और इस 3 की टीम ने फैसला कर लिया जो है कि भाई टैरिफ ही वो हथियार है जिसके जरिए हम चाइना को बीट कर सकते हैं या अमेरिकन इकोनॉमी को हम डंपिंग ग्राउंड बनाने से बचा सकते हैं। लेकिन सवाल तो होता है कि अमेरिका तो हैवी इंडस्ट्री में, जैसा कि स्पेस में, इस तरह की चीजों में, मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी वो ही इन्वॉल्व है। तो आखिरकार ये सोच कैसे बदल गई एकाएक? तो आप देखिए भाई, ये एक दिन में तो ये स्थिति हुई नहीं है ललित जी। आज वही अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं, अब चीन में बनी चीजों को, चाहे वो गारमेंट से लेकर आप दिनचर्या की जो भी इस्तेमाल की चीजें हैं, वो पिछले दो से 3 दशक जब से चीन का आर्थिक उत्थान शुरू हुआ है तब से वो इसका उपयोग कर रहे हैं। भारत की भी बात कर ले तो भारत में चीन जो है 115 बिलियन डॉलर से ज्यादा का यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा। भारत मतलब आयात कर रहा चीन से। ये एक दिन में स्थिति तो उत्पन्न नहीं हुई है। हमने चीन इसी का फायदा उठा रहा है। आज चीन जिस तरीके से, जिस स्केल पे प्रोडक्शन करने की उसकी क्षमता है, ना वो अमेरिका उसको मीट कर सकता है, ना यूरोप का कोई देश मीट कर सकता है, ना भारत उसको मीट करने की आज के तारीख में ये क्षमता रखता है। क्योंकि चीन में जो भी वहां पे इंडस्ट्री है, वो जिस स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं उसको मीट करना बहुत किसी के लिए भी असंभव है। और इस कारण क्या हो रहा कि वो बहुत ही चीप लेबर, मतलब वहां पे लेबर थोड़ा चीप है। हालांकि कहा जा रहा है कि आज की तारीख में चीन में उतना लेबर चीप नहीं है, लेकिन जिस स्केल पे वो प्रोडक्शन करता है, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो वहां पे घट जाता है। इस कारण वो बहुत सस्ते दामों पे दुनिया भर के देशों को अपनी चीजों को सप्लाई करता है। और वही अमेरिका में भी करता आया था। अमेरिका जो है वो हेवी इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन में, स्पेस में, एयरक्राफ्ट में, आप बड़े बड़े बॉयलर्स में, आप ऑटो में, उनका से ज्यादा है। लेकिन चीन जो है छोटी मोटी जो चीजें हैं,
इस तरीके के एप्पल अगर फोन प्रोड्यूस कर रहा, आज अगर एप्पल का फोन अगर प्रोडक्शन हो रहा, अगर चीन पे इस तरीके की ड्यूटी पहले लगा दिया था ट्रंप ने, तो कहा जा रहा था कि 20 से 30% महंगा हो जाएगा एप्पल का फोन अमेरिका में, जो आज जो मौजूदा प्राइसेस है। लेकिन ट्रंप को देखिए क्या करना पड़ा, ट्रंप को इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप, इन सब पे जो टैरिफ लगाया था उसको उससे मुक्त करना पड़ा। वो क्यों करना पड़ा? इसलिए कि वो अल्टीमेटली अमेरिकी जनता को वो हेवी प्राइस वो चुकाना पड़ता, और इसका खामियाजा ट्रंप को भी उठाना पड़ रहा था। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स को इस पूरे फैसले से अलग कर दिया। एकदम। अब देखिए, और चाइना भी रिटेलिएट कर रहा कि रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो इस तरीके की जो चीजें हैं, जो रेयर मिनरल्स हैं, वो उसने कहा जो स्पेस क्राफ्ट तैयार करने के लिए बड़े बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जिन चीजों का उपयोग होता है, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में, उसने कहा हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ट्रंप को अब रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि ये इन चीजों के प्रोडक्शन में आज के तारीख में 80 से 90% पूरे वर्ल्ड पे कब्जा चीन का है। तो अगर आपको ईवी बनाना है, ईवी बैटरी बनाना है, उसके लिए जिन चीजों को, जिन मिनरल्स की आपको जरूरत है, वो चीन उपलब्ध करा रहा है दुनिया भर को आज। आप उससे कैसे कम्पीट कर सकते हैं? तो अल्टीमेटली ये रियलाइजेशन हो रहा, और इसी का खतरा रे डालियो ने भी जताया कि ये सिंपली टैरिफ वॉर यहाँ तक सीमित नहीं होगा। सप्लाई चेन अगर डिसरप्शन होगा तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है इससे प्रभावित होगी। मनीष, रे डेलियो ने एक बात कही कि देखिए, दो तरह की जो रिसेशन की जो बात है, ये ओवर अगेन एंड अगेन ये चीजें होती रही हैं, थोड़ा स्केल, माइनर स्केल पे, मेजर स्केल पे, लेकिन वो चीजें होती हैं और उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि सबके इंटीग्रेटेड मार्केट है, तो इस तरह की बातें हो सकती हैं, असंभव नहीं है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के संदर्भ में उन्होंने कहा कि देखिए, लड़ाई एक इमर्जिंग पावर के बीच में है और एग्जिस्टिंग पावर के बीच में है। अब सवाल है कि कोई एग्जिस्टिंग पावर अगर कोई फैसला इस तरीके से करता है जिसमें अपने आप को बचाए रखने के लिए जो दावा कर रहा है, जो अपने लिए कहता है कि वो खतरा हमारे लिए है, तो आप इमर्जिंग मार्केट को जो है क्या है कि डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली आज की जो व्यवस्था है, आज की व्यवस्था में सारी इकोनॉमीज एक दूसरे से इंटीग्रेट हैं। लिहाजा कोई भी फैसला आप जब करोगे जो है, तो ये सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा कि वो केवल आपके फायदे की बात ना हो, वो पूरे विश्व के लिए फायदे की बात हो। इन सब के बीच उन्होंने एक बात कही जो है कि अमेरिका को देखिए, अमेरिका को ये समझना होगा, और जितने कांग्रेस के सीनेटर्स हैं उनको भी ये समझना होगा जो है कि भाई जीडीपी का जो 3% हमको फिस्कल डेफिसिट लाना है, और उसके बाद जो फिस्कल डेफिसिट 3% ला करके हमको अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा जॉब इंप्लॉयमेंट क्रिएशन करना पड़ेगा। ये जो टैरिफ या इस तरह की बातें हैं, ये केवल दिखावटी बातें हैं और इससे कुछ होने जाना नहीं है। आपको जमीन पर, ग्राउंड पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो क्या केवल एक होता है ना कि छोटी सी राहत, मतलब ट्रंप को ये लगा कि टैरिफ के जरिए एक छोटी सी राहत है, एक हथियार है जिसके जरिए हम अपने मकसद को अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये अस्थाई नहीं होगा। तो क्या आपको लगता है कि जो डेलियो का जो कहना है, वो कहीं ना कहीं इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई आपको जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर ध्यान देना होगा, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप अपनी इकोनॉमी को बचा नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल, आप अगर आप मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप करना चाहते हैं अपने देश में, अगर मैं उदाहरण स्वरूप अगर अगर अमेरिका की बात ही नहीं, मैं अगर भारत की भी बात करूं आपको ललित जी, ये एक दिन का काम नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरिंग, अगर एमएसएमई, आपकी पूरी एमएसएमई इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा रोजगार देती है, अगर उसको अगर फ्लरिश करना है तो ये एक दिन का काम नहीं है। सरकार को एक पुख्ता नीति बनानी होगी, वैसे ही अमेरिका को नीति बनानी होगी, ट्रंप सरकार को नीति बनानी होगी, जिससे ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो उनका पूरा चाइना से सोर्स होके आ रहा आज के तारीख में अमेरिका में, वो यूएस में उसका प्रोडक्शन हो। क्या यूएस में उतना उस मास लेवल पर प्रोडक्शन हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। ऑटो पार्ट्स हो गए, जो सबसे ज्यादा चीन में प्रोडक्शन उसका होता है, क्या वो क्षमता है यूएस का वो प्रोड्यूस कर सके? ऐसी कई सारी चीजें हैं। गारमेंट्स हो गया, जो सबसे बड़ा सप्लायर है आज के तारीख में चाइना, क्या वो प्रोडक्शन उस लेवल पे, उस स्केल पे क्या अमेरिका कर सकता है? ये एक लंबी एक नीति होती है, लंबी प्लानिंग होती है जो एग्जीक्यूट करना होता है। ये एक महीने, 2 महीने, 3 महीने और इस तरीके से टैरिफ वॉर शुरू करके तो ये संभव नहीं है, क्योंकि इस टैरिफ वॉर का मुझे जो समझ में आता है, जो दुनिया भर के जानकार इस बात को कह रहे हैं ललित जी, कि इससे अल्टीमेटली नुकसान अमेरिका का ज्यादा है जितना वो, क्योंकि चीन उसी तरीके से रिटेलिएट कर रहा। आप देखिए, चीन भी जितना अमेरिका रिटेलिएट कर रहा, उसी फोर्स के साथ
चीन भी रिटेल नहीं चाइना कर भी रहा, कर रहा है। क्योंकि उसको भी पता है कि अमेरिकी इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं हम पे बहुत ज्यादा निर्भर हो गई है। और इसके लिए चीन अपने साथ यूरोप को भी मिला रहा, वो दूसरे एशियाई मुल्कों से भी बात कर रहा, वो रूस से भी संपर्क में है। तो वो भी एक तरह से, क्योंकि इमर्जिंग आज के डेट में अगर इमर्जिंग वर्ल्ड में इमर्जिंग कंट्री कोई सबसे बड़ा है जो इकोनॉमिक सुपर पावर, जो धीरे धीरे हमें लग रहा है कि और बड़ा अर्थव्यवस्था होगा, और एक दिन ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका को सुपरसीड करके चीन इस दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था होगा, तो चीन उसी दिशा में बढ़ रहा है। तो उसको पता है कि उसकी यूएसपी क्या है। अमेरिका जिस तरीके से आज के तारीख में चल रहा, अल्टीमेटली नुकसान फिलहाल नजर आ रहा, उसको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना होगा, अपने फिस्कल डिफिसिट को घटाने के लिए दूसरे तरीके अपनाने होंगे, और जाहिर तौर पर रोजगार सृजन करना होगा, तो उसके लिए फैक्ट्रियां लगानी होंगी। अपने इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट को न्योता दीजिए, आप इन्वेस्टर्स को कहिए कि भाई हमारे यहाँ आप निवेश कीजिए, उनको कंसेशंस दीजिए, उनको सस्ती जमीन उपलब्ध कराइए, आप उनको टैक्स छूट दीजिए, लेकिन नकेल कस के डांट के इस तरीके से तो इन्वेस्टमेंट कोई अपने देश में आकर्षित नहीं कर सकता है। अच्छा मनीष, ये रिसेशन क्या होता है? इसको जैसे दर्शक बार बार हम लोग रिसेशन की बात कर रहे हैं कि रिसेशन रिसेशन, और तो ये रिसेशन एग्जैक्टली होता क्या है? कब कहते हैं कि रिसेशन आ गया है? इसके पैरामीटर्स क्या हैं और इससे मतलब क्या क्या असर इसका पड़ता है? मनीष, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। मनीष, ये रिसेशन के बारे में कि ये रिसेशन एग्जैक्टली क्या होता है, दर्शकों के मन में भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि रिसेशन पे हम चर्चा कर रहे हैं और रिसेशन एग्जैक्टली किसको, मतलब सामान्य तरीके से आप अगर समझा सके कि रिसेशन किसे कहते हैं। देखिए, मंदी जो है, मंदी किस समय आती है? मंदी इस समय आती है जब आपके नागरिकों की आय उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही हो, जिस तरीके से जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी जो है उसमें लगातार कमी आ रही हो, और साथ साथ जो है जो उत्पादन आपके देश में हो रहा हो, वो कंज्यूम उस तरीके से उसका खपत ना हो पा रहा हो, इन तमाम स्थिति में, और आप देखिए इस स्थिति में जो है मंदी उस देश में दस्तक देती है, क्योंकि जो आपकी कंपनियां जो प्रोड्यूस कर रही हैं वो खपत नहीं हो पा रहा हो, क्योंकि लोगों की आय नहीं बढ़ पा रही है। तो ये एक मंदी की स्थिति को उत्पन्न करता है, और कहीं ना कहीं क्योंकि सबसे सब कुछ डिमांड पे डिपेंड करता है, और डिमांड तभी जब लोगों की आय बढ़ रही होगी। अमेरिका में भी आज के तारीख में, क्योंकि वहां पे डिमांड नहीं है, जिस तरीके से चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन वहां पे खपत नहीं हो रहा, क्योंकि महंगाई से पिछले कोरोना के बाद से लोग वहां पे परेशान है। उसके बाद कई बार हुआ कि शायद अब मंदी शायद दस्तक देगा, अब मंदी दस्तक वहां पे आएगा, देगा, लेकिन शायद अभी तक दिया नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो दस्तक दे सकता है, तो जो कंज्यूम कर रही है, जो वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है उसको वहां पे लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति में जो है वहां पे मंदी की स्थिति इसलिए उत्पन्न होगी। और किसी भी देश में अगर जो कंज्यूम हो रहा, लोगों की आय नहीं बढ़ रही, लोगों की खरीद क्षमता अगर घट रही है, तो वो स्थिति जो है वो मंदी की अवस्था कहलाती है, जिसमें लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी उस समय घट जाती है। तो वही अमेरिका में इस समय देखने को हल्का हल्का फुल्का मिल रहा, लेकिन अगर ये टैरिफ वॉर अगर एस्केलेट होता है तो और ज्यादा, क्योंकि टैरिफ वॉर अगर एस्केलेट होगा, चीजें महंगी होंगी ललित जी, महंगी होगी तो लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे, स्टोर्स में जो चीजें हैं वो वैसी की वैसी पड़ी रह जाएगी, सप्लाई वहां पे बढ़ता चला जाएगा, तो सप्लाई, तो वो स्थिति जो है वो मंदी की स्थिति वहां पे उत्पन्न हो जाएगी, यानी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से वहां पे मंदी के हालात बन जाएंगे। अच्छा मनीष, मंदी को लेकर के जैसे कि मंदी के खतरे बहुत ज्यादा है, मंदी का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है, तो क्या ऐसा भी है कि मंदी से कुछ लोगों को फायदा भी होता है? ये भी एक सवाल उठता है कि मंदी तो वर्ल्ड वाइड, अगर मंदी आने का मतलब है कि बड़े प्रपोर्शन में नुकसान ही है, लेकिन क्या कुछ लोगों को उसका फायदा भी मिलता है मंदी से? देखिए, मुझे लगता है फायदा अल्टीमेटली एज एज अ सच जो है मंदी में, क्योंकि सरकारें जो है उसको मंदी से, अगर कोई अर्थव्यवस्था अगर मंदी में चली गई है, तो सरकार की एक नीति होती है जिसके जरिए, अगर मान लीजिए फाइनेंशियल क्राइसिस 2000 में अगर दस्तक दिया गया, आपको याद होगा
कि भारत में भी 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, सरकार की तरफ से स्टिमुलस दिया जाता है। सरकार की तरफ से फाइनेंशियल स्टिमुलस अगर दी जाती है तो अलग-अलग सेक्टर्स को उसका फायदा मिलता है। लोगों को फाइनेंशियल इंसेंटिवाइज किया जाता है, जिस तरीके से लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाए कि लोग ज्यादा लोगों की कंज्यूम करें, तो अलग-अलग अगर सेक्टर को उसमें फायदा मिल दिया जाता है तो उसमें रियल एस्टेट हो सकता है, उसमें आपको बैंक्स हो सकते हैं, उसमें एमएसएमईज हो सकते हैं जिनको कई तरह के कंसेशन दिए जाते हैं। तो मंदी के दौर में भी कई लोगों को फायदा होता है, जो कि सरकार एक पैकेज तैयार करती है, एक स्टिमुलस, इसीलिए हम कहते हैं कि स्टिमुलस पैकेज तैयार करती है। उस स्टिमुलस पैकेज में जो लगता है सरकार को, जो तत्कालिक सरकार होती है जो सबसे ज्यादा उस रिसेशन से अफेक्टेड है और वो जो अर्थव्यवस्था को तुरंत उस संकट से उबार सके, वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं, तो जाहिर तौर पर उनको फायदा मिलता है। आपको याद होगा 2008 में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां थी उनको उस समय फायदा हुआ था। सरकार ने ड्यूटी कई सारे ड्यूटीज में कटौती की। इसके बाद आपको सरकार ने पैसे सिस्टम में डाले, तो कई तरह के ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिसके जरिए डिमांड बढ़े और जो उससे इमीडिएटली जो कंज्यूम करने जो कंजम्पशन रिलेटेड जो चीजें कंपनियां होती हैं उसको उसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। अच्छा मनीष, 2007 से 2009 के बीच की एक मंदी यूनाइटेड स्टेट्स ने देखा, और उससे पहले 1900 मतलब पिछली शताब्दी में 1929 से 1939 तक 10 साल की मंदी चली और यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको भी सफर किया। मतलब अगर देखा जाए वैश्विक लेवल पे तो यूनाइटेड स्टेट्स ही वो देश है जो मंदी की चपेट में आया। और अगर पिछली शताब्दी की बात करें तो उस समय तो ज्यादातर मुल्क जो है वो एक तरीके से दूसरे के कब्जे में थे, जैसे यूरोप का, इंग्लैंड का बहुत बड़ा रोल था जो है, ऐसे करके। तो उस वाली मंदी में 29 से 39 वाली जो मंदी थी और 2007 से 9 वाली जो मंदी थी, उसमें क्या बुनियादी क्या फर्क रहा, और अब जो रे डेलियो कह रहे हैं उसमें किस तरह की, मतलब क्या कोई कनेक्शन आपको नजर आ रहा है 1929 से 39, 2007 से 2009 और अभी जिसकी मतलब डर चिंता सता रहे हैं? नहीं, 2008-9 तो थोड़ा सा इससे अलग था, लेकिन आपने जो 2029-30 की जो बात की, वो बिल्कुल आज जो स्थिति जो अमेरिका में टैरिफ वॉर के कारण उत्पन्न हो रहा है, जो टैरिफ जिस तरीके से एस्केलेट कर रहा, वही स्थिति उस समय भी हुई थी। तब की जो अमेरिकी सरकार थी उसने उसी प्रकार से करीब आप समझिए कि 20,000 से ज्यादा आयातित जो वस्तुएं जो अमेरिका में आ रही थी उस पे हेवी ड्यूटी लगा दिया था, हेवी टैरिफ लगा दिया था। और उस समय की अमेरिकी सरकार ने ये जब कदम उठाया तो इसका पूरी दुनिया जो है वो समझिए कि अंधकार में चली गई थी। पूरी दुनिया में इसका असर पड़ा था। कई देश जो है मंदी के चपेट में आ गए थे। उद्योग से लेके किसान से लेके सभी पे इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ा था। तो उस समय भी ऐसे ही हुआ था कि अमेरिकी सरकार ने हेवी टैरिफ लगा दिया करीब 20,000 के आसपास चीजों पर जो अमेरिका में आयात होकर आ रहा था। और इसीलिए उसको हम जो है बिगेस्ट रिसेशन के तौर पे उसको हम जानते हैं। और उस समय इसी कारण क्योंकि जब हेवी टैरिफ लगा दिया गया तो कंपनियों का सामान नहीं बिक रहा था। जब सामान नहीं बिक रहा था तो कंपनी ने प्रोड्यूस करना बंद कर दिया। जब प्रोड्यूस बंद कर दिया तो बहुत ज्यादा इजाफा देखने को उस समय मिला था। पूरा वर्ल्ड ट्रेड जो है वो डिस्टर्ब हो गया था। तो 1929-30 में भी यही स्थिति हुई थी। और इसी कारण कई जो जानकार जैसे जो कह रहे हैं कि आपको मंदी से ज्यादा हमें चिंता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको 1930 की जो ये बात है उनको ये याद दिला रही है। और उनको लग रहा है कि उस समय जो स्थिति हुआ था, जो सबसे बड़ा रिसेशन, ग्रेट रिसेशन हम जिसको कहते हैं कि उसको ग्रेट रिसेशन के नाम से संज्ञा दी जाती है, तो वही स्थिति आज के तारीख में लोगों को डर सता रहा है कि अगर इस तरीके के कदम उठाए जाएंगे तो ऐसा ना हो कि 100 साल उसको होने को है, 5 साल केवल रह गए हैं, तो 100 साल बाद जो है वही ग्रेट रिसेशन रिपीट ना हो जाए। तो इसीलिए दुनिया भर के जानकार जो है इसको लेकर चिंता जता रहे हैं ललित जी। एकदम रे डेलियो ने ये कहा जो है कि भाई देखिए, इतिहास जो मैंने भी पढ़ा है और इतिहास को देखा नहीं है, 1929-30 को देखा तो नहीं है, लेकिन ये कि पढ़ा जरूर है। और जो कुछ मैं अनुभव कर रहा हूँ उससे मुझे ये डर सता रहा है कि अमेरिका एक बार बड़े खतरे की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अंतिम सवाल मनीष यहाँ पे कि रे डेलियो ने ये बात, जो सारी बातें की, वो एनबीसी के साथ वो मिल रहे थे, प्रेस मीट में सारी बातें कही, लेकिन उससे पहले कुछ दिन पहले ही रे डेलियो चाइना में भी थे
और वो शी जिनपिंग से रूबरू भी हुए थे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो अमेरिकन होते हुए भी वो भाषा जो है वो चाइना की बोल रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि वो अगर चाइना में आप देखिए, एप्पल की फैक्ट्रियाँ वहाँ पे एप्पल प्रोड्यूस करती है। वही एप्पल अमेरिकी कंपनी है। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों का प्रेज़ेंस जो है वो यूएस चाइना में है। तो हम इस तरीके से नहीं कह सकते, सबके अपने-अपने ट्रेड इंटरेस्ट है, और अब तो ग्लोबलाइज़ेशन का दौर है, कोई कहीं भी आ जा सकता है, कोई कहीं भी ट्रेड कर सकता है, और एक वो बड़े हेज फंड के फाउंडर हैं, तो ना केवल वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, बल्कि चाइना का जो मार्केट है, शंघाई का जो मार्केट है, जो पिछले 10-15 साल से परफॉर्म ही नहीं किया है, अगर दूसरे स्टॉक एक्सचेंजों के रिटर्न के से अगर हम कंपेयर करें ललित जी, तो चाइना में इन दिनों जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो हैं, उनको इस समय सबसे जो सुरक्षित अगर कोई मार्केट अगर नजर आ रहा है, तो वो हांगकांग का मार्केट नजर आ रहा है, शंघाई का मार्केट नजर उनको आ रहा, क्योंकि उनको लगता है कि जो चाइना इतना आर्थिक तरक्की करने के बाद भी जो है, चाइना का स्टॉक मार्केट नहीं चला। कोरोना से रिकवर हो गया, चाइना का मार्केट नहीं चला, और 2010 से नहीं चला है। अगर आपको पिछले सालों में ले जाऊं, तो एकदम। 2010 के बाद से चीन का स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया है। तो इस कारण दुनिया भर के निवेशकों का दुनिया भर के निवेशकों की नजर चीन के स्टॉक मार्केट पे है, जहां उनको लगता है कि एक बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर में तौर पे वो कन्वर्ट होने जा रहा है आने वाले समय में, और लोगों को लगता है कि इस जगह हम निवेश करेंगे तो उनका फंड जो है वो ग्रो करेगा, और इसीलिए वहां पे डालियो गए होंगे। और जाहिर तौर पर और चाइना में जो जाता है, वहां पे जो जिस स्केल पे प्रोडक्शन देखता है, जो मैन्युफैक्चरिंग देखता है, हर कोई को वो चौंकाता है कि इस स्केल पे कैसे प्रोडक्शन हो रहा है। हम अगर एक उदाहरण के लिए मैं आपको बात करूं, टेस्ला टेस्ला एलन मस्क की कंपनी है ईवी, और बीवाईडी चाइना की कंपनी है। आज के डेट में अगर आप गल्फ वगैरह में जाएं, तो वहां पे बीवाईडी की कार केवल नजर आती है, टेस्ला को कोई पूछ नहीं रहा। कहा जा रहा है कि चीन जिस टेक्नोलॉजी पे प्रोड्यूस कर रहा है, बीवाईडी जिस टेक्नोलॉजी को जो टेक्नोलॉजी लेकर बीवाईडी आ रहा, टेस्ला कहीं उससे पीछे है। तो अमेरिका को डर सता रहा, और चीन वाकई में टेक्नोलॉजी पे उसका कोई कंपटीशन नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। तो जाहिर तौर पर वो जो सच्चाई है, रे डालियो उसका बयान कर रहे हैं, और इससे अमेरिका को समझना होगा कि चीन एक सुपर पावर है, और हर कोई दुनिया के हर मुल्क को इसको एक्सेप्ट करना होगा कि भाई चीन एक इकोनॉमिक को बढ़ता हुआ सुपर पावर है, सबसे बड़ा इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है, तो उस तरीके से उसका लिहाज भी करना होगा। यानी कि मनीष, हम लोग ये उम्मीद करें कि रे डेलियो की जो रिसेशन और रिसेशन से आगे बढ़ने का जो एक खतरा वो सता रहा है उनको, वो निर्मूल साबित हो, उसके पीछे कोई आधार न हो। आधार तो है, क्योंकि वो टैरिफ तो कह ही रहे हैं, लेकिन ये कि उस तरह का कोई खतरा ना आए, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी अगर डिसरप्ट होती है तो वो एक अलग इशू है, लेकिन उसका असर ना केवल यूनाइटेड स्टेट्स पर, बस दुनिया के अलग अलग मुल्कों पर भी नजर आएगा। और खासतौर से ऐसे मुल्क जो कि बहुत हाईली डिपेंडेंट है इस तरह के देशों पर, तो उनके लिए उनकी इकोनॉमी को खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इन सबके बीच ट्रंप को यह जरूर सोचना होगा जो है कि टैरिफ इलाज नहीं हो सकता है। आप टैरिफ के जरिए किसी देश को कुछ देर के लिए आप उसको डराने का, धमकाने का काम कर सकते हैं, लेकिन वो उपाय नहीं है जिसके जरिए ट्रंप का जो सपना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो सपना है, वो साकार होगा। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना यदि साकार होना है, तो ट्रंप को यह बात सोचनी पड़ेगी और समझनी भी होगी कि कहीं न कहीं वो विश्व के साथ मिलकर के ही वो अपने सपने को साकार कर सकते हैं। अदरवाइज केवल एक सनक के तौर पर टैरिफ उनकी एक सनक के तौर पर जानी जाएगी, जिसका खामियाजा पूरे दुनिया के मुल्कों को उठाना पड़ेगा और जनता को भी उठाना पड़ेगा। तो मनीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत और शुक्रिया ललित जी आपका। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही खबरों को पढ़ने के लिए देश.thefederal.com को लॉगिन करें, जहां पर आपको तथ्यात्मक खबरें पढ़ने को मिलती हैं। थैंक यू मनीष। थैंक यू ललित जी।